नमस्कार। जीव विज्ञान के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है पादप संबंधी विज्ञान। तो आज हम अपने इस लेक्चर में पादप संबंधी चर्चा करेंगे, पेड़ पौधों संबंधी चर्चा करेंगे और उनका अध्ययन करेंगे विज्ञान की दृष्टि से। तो जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले पादपों के बारे में बात करने, पादपों के जनन अंगों के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि वर्गीकी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि विज्ञान में, जीव विज्ञान में एक शाखा होती है जिसमें जीव जंतुओं की समानता के आधार पर व असमानताओं के आधार पर उनको समूह में बांटा जाता है। तो इसको वर्गीकी कहा जाता है। तो वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी, जिसको टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है, इसको सबसे पहले कैरोलस लीनियस नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, कैरोलस लीनियस। इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण किया था और इन्होंने द्विपद नामकरण पद्धति के हिसाब से वर्गीकरण किया था। द्विपद नामकरण पद्धति के हिसाब से वर्गीकरण किया था। एक पद्धति इन्होंने बनाई थी, इसलिए इनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। ये क्या होता है वर्गीकरण, अभी हम समझ जाएंगे। तो इसके बाद आगे एक और वैज्ञानिक आए जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, और ये थे व्हिटकर महोदय। व्हिटकर, इन्होंने 1969 में, जो व्हिटकर महोदय थे, इन्होंने 1969 में पांच जगत प्रणाली ये लेके आए। इनका कहना था इस दुनिया में जीवों को, जितने भी समस्त जीव हैं, इनको 5 आधारों में बांटा जा सकता है। ये कौन कौन से आधार हैं? ये है मोनेरा, ये है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप और पांचवा है जंतु। जंतु में सभी जंतु आ जाएंगे, इसमें स्तनधारी भी शामिल है, मानव भी शामिल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें एक महत्वपूर्ण जगत है पादप। तो आज हम इसी जगत की चर्चा करने वाले हैं। मोनेरा जगत में कौन कौन जीव आते हैं? इसमें वो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। आपको याद हो तो हमने जब कोशिका पढ़ी थी तो हमने कोशिकाएं 2 प्रकार की पढ़ी थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा था यूकैरियोटिक। तो ये प्रोकैरियोटिक, जिनमें मतलब शुरुआती कोशिकाएं देखी जाती हैं, जब इस दुनिया में जीव बनने शुरू हुए, ऐसी कोशिकाएं प्राप्त होती हैं इनमें। इनके उदाहरण हो जाएंगे माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया यानी नीलहरित शैवाल इत्यादि जीवों को इसमें शामिल किया जाता है मोनेरा में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नीलहरित शैवाल ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको जरूर याद रखिएगा। जीवाणु हम जानते हैं परपोषी और स्वपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, कुछ प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। तो इससे प्रोटिस्टा जगत में कौन आ जाता है? इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है प्रोटिस्टा जगत में। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अधिकांश शैवाल हो जाएंगे, संघ प्रोटोजोआ के जीव शामिल इसमें हो जाएंगे, और इस तरीके से कुछ इसी तरह के जीव इसमें शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा प्रोटिस्टा जगत। तीसरा है कवक जगत। तो कवक फंगी बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम जानते हैं परपोषी होते हैं, जैसे कि खमीर होता है, जैसे कुकुरमुत्ता या मशरूम होता है। ये सब क्या होते हैं? ये कवक ही तो होते हैं। इनके अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। तो इस तरीके से लाइकेन भी हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे जीव कवक में आते हैं। पादप जगत में सारे पेड़ पौधे आ जाएंगे। इसमें बहुकोश के प्रकाश संश्लेषी उत्पादक स्वपेशी जीवों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, जो पादप होते हैं उत्पादक स्वजीवी होते हैं और भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन अपना बनाते हैं, जैसे हम जानते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इसमें सारे पादप जगत आते हैं। अगर हम इनकी और बात करें पादप जगत की, तो आप इसमें देखेंगे इसके कई सारे वर्गीकरण होते हैं। जैसे इसमें स्वपोषी उत्पादक होते हैं, इसमें ब्रायोफाइट आ जाएगा, इसमें ब्रायोफाइट आ जाएगा, टेरिडोफाइटा, अनावृत्तबीजी, इसमें आ जाएंगे आवृत्तबीजी। तो इस प्रकार से बहुत सारे पादप आ जाते हैं, समस्त पादप आ जाते हैं। पादपों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते ही हैं। 5वां होता है जंतु जगत। तो जंतु जगत में आपके कौन कौन आ जाएगा? इसमें कशेरुकी आ जाएंगे, यानी जिनकी हड्डियां होती हैं, जिनमें पीछे एक ढांचा पाया जाता है पूरा हड्डियों का, कशेरुकी हो जाएंगे। जैसे सिलेंट्रेटा हो जाएगा, निमिटोडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, जिसमें और भी बहुत सारे आ जाएंगे। तो समस्त जंतु आ जाएंगे, जितने भी आज आप देखते हैं जानवरों के रूप में, इंसान के रूप में। तो ये इस तरीके से जो व्हिटकर महोदय थे, इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। ये वर्गीकरण आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है,
इसको आप याद रखिएगा। इसमें से कुछ पादपों के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि ये पादप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न बनते हैं। फिर हम पादप की जनन अंगों के बारे में बात करेंगे और भी कुछ बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो पादप होते हैं नाइट्रोजन की कमी उनमें बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे पादप क्या करते हैं, बाहर से जीवों को पचा के उनका अपनी ऐसे क्रिया को पूरा करते हैं। इसमें घटपर्णी शामिल होता है। घटपर्णी, इसको नेपेंथीस का पौधा भी कहा जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तो बना लेता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी क्या करता है, पूरा करने के लिए कीटों का अपना आहार बनाता है, उनको अपने तरफ आकर्षित करता है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें आपके मरुस्थलीय मरुद्भिद पौधे भी आते हैं, जो ये भी मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। इनके अंदर कैक्टस, मदार, एलो और ब्रायोफियम इत्यादि पौधे आते हैं। शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। आप देखते हैं कुछ पौधे होते हैं जिनकी मोटी मोटी पत्तियां होती, जिनमें रस पाया जाता है। दरअसल रूपांतर है पौधों का, क्योंकि अगर इनकी बड़ी पत्तियां होती, सूखी पत्तियां होती, तो इसमें जल्दी इनसे सूर्य द्वारा इनका जो जल है ग्रहण कर लिया जाता, वो मतलब बाष्प बन जाता। ऐसे में इनका ये एक तरीके से रूपांतरण होता है। जो पत्तियां, जैसे एलोवेरा आपको याद हो, तो इसकी मोटी पत्तियां होती है जिनके अंदर पे कुछ हमको जेल टाइप की पाई जाती है। तो ये पत्तियों का ही रूपांतरण होता है एक तरीके से, ठीक है। इस तरीके से कांटे भी आप आज देखते हैं, तो ये भी पत्तियों का रूपांतरण होते हैं, ये आप याद रखेंगे। इसी तरीके से हाइड्रोफाइट्स होते हैं, इनको जलोदभिद पौधे कहा जाता है। जलोदभिद ये क्या होते हैं, ये बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं। बड़े बड़े अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं और जो वायु से भरे होते हैं, पौधों के तैरने में सहायक होते हैं। तो जलोदभिद, जैसे इस तरह कुछ लवणोद्भिद पाए जाते हैं, मतलब जो लवण युक्त, उच्च लवण युक्त जगह पर होते हैं, उनको लवणोद्भिद कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये याद रखिएगा। कुछ पुष्प के भागों पर बात कर लेते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प होता है। ये एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, इसलिए आपको महत्वपूर्ण है, जानना जरूरी है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होने वाला भाग होता है। कुछ पौधों के बारे में जान लेते हैं। अदरक जैसे हो गया, अदरक किसका, प्रकंद का उदाहरण होता है। जो आलू है, ये स्तंभ कंद का उदाहरण होता है। लहसुन है, ये सल के कंद का उदाहरण होता है, लहसुन। जिमीकंद घनकंद का उदाहरण होता है। शकरकंद कान्बोबुलेसी कुल का पौधा होता है। खाने योग्य इसका रूपांतरित भाग जड़ होता है, ठीक है। गन्ना, आलू, अदरक तने के रूपांतरण है। तो ये आप याद रखें, गन्ना, आलू, अदरक, ये सब किसके उदाहरण, ये सब तने के उदाहरण हैं, तने, ठीक है। ये आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न बनता है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है। सलजम, गाजर, शकरकंद जड़ों के रूपांतरण है। इस तरीके से ये जान लीजिए, सलजम, गाजर, शकरकंद जिसको शकला भी बोला जाता है, आपने खाया होगा शकरकंद, ये सब जड़ों के रूपांतरण है। बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें याद रखिएगा। केसर भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक मसाला होता है, ये इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है और इसकी वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है केसर, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है और एग्जाम में सीधे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए तो आगे बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे पादप जनन से संबंधित बात ही करेंगे हम, और इसमें हम सबसे पहले पादप की प्रक्रिया समझेंगे कि आखिर पादप का जनन कैसे होता है, पादप जनन। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। तो पादप जनन क्या होता है? ये पादप जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से पौधे अपने जैसी नई संतति उत्पन्न करते हैं। ये दो प्रकार से होता है, एक लैंगिक जनन होता है, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है अलैंगिक जनन? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प होता है, हम बात कर चुके हैं। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर मिलके प्रजनन अंगों का निर्माण करते हैं, ठीक है। पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर ये ही निर्माण करते हैं एक पुष्प में। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, एक हम ऐसी पुष्प की जैसी संरचना बनाते हैं, जितना
ये आप देखेंगे ये पुष्प जैसा आपको लग रहा होगा, पुष्प ही है ये। तो इस तरीके से, तो अगर हम बात करें इसकी अगर हम बात करें, ये पुष्प के बीच वाला भाग है, ये इसका पत्तियों जैसा भाग है जो आप देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले पुष्प में वर्तिकाग्र कहाँ होता है? ये एक है पुष्प, सामान्य सा पुष्प है, तो इसमें ये वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र। इसके बाद ये वर्तिका होती है, वर्तिका। ये पुष्प का अंडाशय होता है, अंडाशय। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इसी में पुष्प के अंदर जो ये बीज जैसी बीज पाए जाते हैं इसको बीजांड बोलते हैं, यहीं पर बीज प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको बीजांड बोलते हैं। और ये नीचे डंठल होता है, ये नीचे यहाँ पे छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, इनको बाह्य दल बोला जाता है। तो ये तो ठीक है, आपके लिए उतना नहीं। और इसको जो पत्ती जैसी संरचना होती है इनको दल बोला जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये इसी में बीच बीच में यहाँ पे पुष्प में आप देखते हैं गुड़हल का फूल। अगर आप देख लें तो इसका गुड़हल का फूल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो गुड़हल का फूल, आपने गुड़हल का फूल देखा, वो लाल कलर का होता है। तो उसमें ये सारी संरचनाएं आपको बहुत ही बेहतर से दिख जाएंगी जैसा कि हमने इसे बनाया हुआ है। तो ये आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको कुल मिला के इसी को स्त्री केसर बोला जाता है। इसी के अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र वाले भाग को क्या बोला जाता है? इसको स्त्री केसर बोला जाता है, स्त्री केसर। ठीक है, और जो ये परागकोश होता है, यहाँ पे हमने बात की थी परागकोश, परागकोश। और हमने जो इसमें तंतु देखा था, जो परागकोश, क्योंकि ये नीचे तक जाता है इसके सहारे, तो इसको तंतु बोलते हैं। इसको पुंकेसर कहा जाता है, पुंकेसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पुष्प की एक संरचना है। इसको गुड़हल का फूल अगर आप इसका देखेंगे तो आपको बेहतर एग्जाम्पल मिलेगा, बेहतर चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। तो होता क्या है, पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर प्रजनन अंगों का निर्माण करते हैं। परागकणों के परागकोश में वर्तिका तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो एक शब्द होता है परागण। क्या होता है? परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ये देखिए परागकोश हो गए, परागकोश से वर्तिकाग्र तक, तो ये आपके वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र है। तो इनके तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है। परागण की क्रिया दो प्रकार से होती है, स्वपरागण और परपरागण होती है प्रक्रिया। तो उभयलिंगी जो पुष्प में पुमंग तथा जायांग होते हैं, अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना ये भिन्न कालपक्वता कहलाती है, जो कि दो प्रकार से होती है, पूर्व पंक्वता या पूर्व स्त्री पक्वता। ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, ज्यादा टेक्निकलिटी हो जाएगी, हम अपने हिसाब से ही लेते हैं। तो एक जो ये पुरुष में क्या है, लैंगिक जनन है ये। एक होता है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। तो ये क्या होता है? ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। प्रजनन की एक अलैंगिक विधि होती है, पुष्पों में अलैंगिक विधि होती है, अलैंगिक जनन की विधि। इसमें नए पौधे किसी भी जनन की सहायता के बिना पुराने पौधों के भागों जैसे तना, जड़, पत्तियां आदि से प्राप्त किए जाते हैं। इसमें तना काट आपने सुना होगा, स्टेम कटिंग सुना होगा, दाव लगाना सुना होगा, कलम बांधना सुना होगा, ये शब्द सुने होंगे। ये आदि इसी की पारंपरिक विधियां होती हैं, कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत ही आता है। आपने कलम लगाना तो जरूर सुना होगा, ये शब्द बहुत ज्यादा चलता है, कलम बांधना। इसी तरीके से तना के माध्यम से काट के एक नए पुष्प को उगा दिया जाता है। तो ये सब कायिक प्रवर्धन होती है, अलैंगिक जनन के उदाहरण होते हैं ये। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। जो लैंगिक जनन होता है, इसके द्वारा उत्पन्न बीजों से पौधे आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से जनकों के समरूप नहीं होते, उनमें विभिन्नताएं हालांकि पाई जाती हैं। तो लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, दो प्रकार के जनन होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आइए बात करते हैं पादप पोषण पे, बात कर लेते, पादप हार्मोनों पे कुछ बात कर लेते हैं, या फिर इसके पहले हम पादप पोषण पे ही बात कर लेते हैं। आइए पोषण पे बात करते हैं हम, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हम टिश्यू की भी बात करेंगे और जाइलम वगैरह सबकी बात करेंगे। हम एक क्रम से चलते हैं। पादप पोषण, तो हम जानते हैं हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। पौधों द्वारा जल व अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है।
जल व अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किए जाते हैं तथा अकार्बनिक तत्व भूमि खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं, हम जानते हैं। ये खनिज तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो पौधों को जो अपना जीवन चक्र नियमित रूप से पूरा करने के लिए विकार रहित समुचित विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनको चिन्हांकित किया गया है जो पौधे के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। 9 तत्व इनमें से जो होते हैं ये तो बृहद मात्रा में होते हैं तथा दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहलाते हैं, जबकि 8 तत्वों को लघु मात्रा में होती जिन्हें सूक्ष्म पोषक कहा जाता है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की सांद्रता प्राय 1 ppm से कम होती है। इनमें क्या क्या हम गिनेंगे? इनमें हम गिनेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, इनमें ऑक्सीजन हो जाएगा, इनमें नाइट्रोजन हो जाएगा, इसमें फास्फोरस हो जाएगा, इसमें पोटेशियम हो जाएगा, इसमें सल्फर हो जाएगा, इसमें कैल्शियम हो जाएगा, इसमें मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम हो जाएगा। ये दीर्घ पोषक तत्व हैं। ठीक है, दीर्घ मात्रा वाले पोषक तत्व हैं जिनकी अत्यधिक मात्रा चाहिए होती है पुष्पों को या फिर किसी भी पादपों को। और जो कम लघु मात्रा वाले तत्व होते हैं ये होते हैं बोरॉन, ये होते हैं क्लोरीन, ये होते हैं कॉपर, ये होते हैं लौह, फेरस, ये होते हैं मैग्नीज और ये होते हैं मोलिब्डेनम और इसमें निकेल और जिंक। तो ये सारे जो तत्व होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो पौधों के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। 17 तत्वों को चिन्हांकित किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसमें आप एक शब्द देख रहे हैं जो वस्कुलर टिश्यू में जाइलम, तो जाइलम को क्या कहा जाता है? इसको जल संवाहक ऊतक कहा जाता है, जल संवाहक ऊतक। ठीक है, जल संवाहक ऊतक कहते हैं, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ये क्या करता है? पौधे के द्वारा जो अवशोषित कर लिए जाते हैं खनिज उनको विभिन्न भागों तक ये पहुंचाता है, विभिन्न भागों तक। ठीक है, इस तरीके से ये जाइलम कार्य करता है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं यथा वाहिनियों, वाहिकाएं, काष्ठ मृदुक तथा काष्ठ तंतु से निर्मित होता है। तो ये क्या होता है? जाइलम इस तरीके से निर्माण होता है। फ्लोएम भी होता है। आइए इसको देख लेते हैं। फ्लोएम, इसको बाष्ट ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बाष्ट ऊतक भी, बाष्ट। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। पौधे के जो हरे भाग होते हैं उनमें निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधे के दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं यथा चालनी, अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतूक एवं फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है। ठीक है, तो ये फ्लोएम होता है, इसका भी ये कार्य होता है। तो ये आप दोनों याद रखिएगा। इसमें एक जो पौधे की हमें बात करनी है, इसमें अमरबेल की हमें बात करनी है। अमरबेल, तो अमरबेल पूर्ण स्तंभ परजीवी है। ये क्या है? आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। पूर्ण स्तंभ ये परजीवी होता है, पूर्ण स्तंभ परजीवी ये होता है। इसको टोटल स्टेम पैरासाइट बोलते हैं। ये आवृत्तिबीजी पौधा होता है तथा इसका तना पतला, दुर्बल और पीले रंग का होता है। तना पोषक के चारों ओर लिपटकर परजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज लवण और जल प्राप्त करता है। यानी ये जो अमरबेल होती है, आपने देखा वो घरों में होती भी है, दूसरे पौधों के पोषण चूस के अपना पोषण पूरे करती है। तो इस तरीके से अमरबेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने देखा कुछ टिश्यूओं के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं जो पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा अपना, जो अन्य सभी पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया को हम देख चुके हैं। क्या इसकी क्रिया क्या होती है? 6CO2 प्लस 12H2O इजिकल टू प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति। पर्णहरिम को क्लोरोफिल भी बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। पर्णहरिम की उपस्थिति में ये ग्लूकोज बनाते हैं। C6H12O6 प्लस 6H2O जल प्लस 6O2 गैस प्लस ऊष्मा, 6O2 ऑक्सीजन प्लस ऊष्मा को सृजित करते हैं। इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपको
पता होना चाहिए। तो पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे व शैवालों के द्वारा होता है। तो कभी बोला जाता है ना कि आखिर क्यों है महासागर जरूरी, तो महासागर इसलिए जरूरी है कि जो महासागर में शैवाल पाए जाते हैं ना, ये बहुत बड़ा कार्बन सिंक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत बड़ी मात्रा में अवशोषित करके रखे हुए हैं। तो इसलिए अगर जो समुद्र का जल अधिक गर्म होता है तो इससे क्या होता है, वेपराइजेशन की प्रोसेस होती है, तो इससे क्या होता है, ये शैवाल जो तलहटी पर है ऊपर आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। इससे क्या है, ग्रीन हाउस गैस हमारी दुनिया में बढ़ती है। तो इसलिए जो समुद्र गर्म हो रहे हैं तो इनके चिंता का विषय माने जा रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण में से 90% भाग जलीय जो पौधे हैं और शैवालों के द्वारा किया जाता है। इसमें लगभग 80 से 85% भाग समुद्र में, 5 से 10% भाग नदी तालाब आदि में होता है। तो ये आप याद रखिए, 80% से 85% समुद्र में होता है। पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उत्पन्न समस्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। पौधों की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से उत्पन्न समस्त ऑक्सीजन जो होती है जल से प्राप्त होती है। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको एक चीज और पता होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा हरे पौधे भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में पौधे प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्री शैवाल जो होते हैं, जो समुद्र के शैवाल होते हैं, ये चंद्रमा के प्रकाश में भी क्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में भी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो शैवाल वगैरह होते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगर कहीं कोई पूछे कि महासागरों का उपयोग क्या है, तो महासागरों का उपयोग ये भी है, कार्बन के बहुत बड़े सिंक के रूप में कार्य करते हैं, कार्बन का अवशोषण करते हैं। प्रकाश अवशोषित करने वाले अणुओं को प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट के गिरना भाग में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः नीला, बैगनी, लाल व नारंगी किरणों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णन क्लोरोफिल पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। तो कभी कोई पूछे ये वर्णहरिम था, इसका मुख्य तत्व क्या है, तो इसका मुख्य तत्व है मैग्नीशियम। ठीक है, प्रकाश तापक्रम कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करने वाले बाह्य कारक होते हैं। प्रकाश, तापक्रम, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसको नियंत्रित करने वाले बाह्य कारक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का तीव्र प्रभाव तीन प्रकार से होता है, प्रखरता, प्रकाश का प्रकार और अंतराल। इन तीनों से प्रभावित होता है प्रकाश संश्लेषण। याद रखिएगा। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में प्रश्न बना था प्रकाश संश्लेषण संबंधित, कि अच्छा विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के प्रभाव के संबंध में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश से होता है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण जो प्रकाश करता है ये लाल प्रकाश होता है। अगर लाल प्रकाश है तो पौधे सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करेंगे, यानी CO2 को ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। कौन से? लाल प्रकाश में। और इसके बाद इसका कितना होता है? 650 नैनोमीटर होता है। जबकि जो दूसरा प्रकाश होता है इसके बाद में ये होता है नीला प्रकाश। नीले प्रकाश में इसका 475 नैनोमीटर के हिसाब से कार्य करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो लाल और नीले प्रकाश में पौधे सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका, जो क्योंकि बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक होती है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं पादप हार्मोन पर। क्या होते हैं पादप हार्मोन? अभी हम इस पर बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस पर हम बात कर चुके, हार्मोन्स। अब हम पादप हार्मोन्स पर बात करेंगे। आइए, तो पादप हार्मोन क्या होते हैं? जैसे कि आप जानते हैं ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पौधों के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं तथा दूसरे में स्थानांतरित होते हैं। ये वृद्धि, प्रजनन, अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित व नियमित करते हैं। हार्मोन शब्द का प्रयोग हम जानते हैं किस लिए किया जाता है, हमने उसमें ही पढ़ा था जब हम मानव सारे कार्य की पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था उत्तेजित करने वाला पदार्थ, इसके अनुसार हार्मोन शब्द का उपयोग होता है। इसका जो सर्वप्रथम उपयोग था स्टर्लिंग ने किया था 1906 में। ठीक है, उनके अनुसार वे पदार्थ जो जंतुओं में नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं तथा शरीर के विभिन्न भागों में फैलकर कुछ विशेष क्रियाओं को क्रियान्वित करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। सामान्यतः पादप हार्मोन 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित होते हैं, जिसमें से पहला हो जाएगा ऑक्सिन,
ऑक्सिन। दूसरा हो जाएगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। चौथा हो जाएगा एथिलीन एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। और पांचवा हो जाएगा इसमें से ये हो जाएगा आपका एथिलीन। एथिलीन। तो ये कुल मिला के 5 जो प्रकार होते हैं ये पादप हार्मोनों के। पादप हार्मोनों को वृद्धि नियामक पदार्थ भी कहा जाता है, जो वृद्धि वर्धक तथा वृद्धि रोधक दोनों रूप में कार्य करते हैं। जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन तथा साइटोकाइनिन ये होते हैं, कम सांद्रता पर वृद्धि वर्धक का कार्य करते हैं। कम सांद्रता पर वृद्धि वर्धक का कार्य करते हैं। किंतु जो एब्सिसिक अम्ल होता है और एथिलीन होता है, कम सांद्रता पर वृद्धि रोधक का कार्य करते हैं, यानी वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। इन्हें वृद्धि रोधक पदार्थ कहा जाता है। आइए ऑक्सिन के बारे में कुछ जानते हैं। जो ऑक्सिन के प्रयोग में आप देखेंगे, जो टमाटर होता है, संतरा होता है, नींबू होता है, संतरा होता है, नींबू होता है, इस तरह के फल होते हैं, केला होता है, इसके प्रभाव में क्या होता है, बिना परागण व निषेचन के फल का विकास हो जाता है। टमाटर, संतरा, केला, नींबू, अंगूर, इन सब में क्या होता है, बिना परागण और बिना निषेचन के फल का विकास होता है। यह फल बीज रहित होते हैं, वैसे भी हम जानते हैं। इनके पुष्पकलियों में से पुंकेसर निकलकर वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सिन का लेपन करने से बीज रहित फल बन जाते हैं। बिना निषेचन के फलों का विकास अनिषेक फलन कहलाता है। ऑक्सिन का उपयोग अपतरण निवारण तथा फसलों को गिरने से बचाने में भी होता है। ठीक है, वीड डिस्ट्रक्शन से बचाने में भी इसका प्रयोग होता है ऑक्सिन हार्मोन का। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है, इसका बौनी प्रजातियों की लंबाई, वृद्धि, पुष्पन, अनिषेक फलन तथा बीजों के अंकुरण में होता है। तो ये बौनी जो प्रजातियां होती हैं, इनके लंबाई और वृद्धि और इनके विकास में इसका उपयोग किया जाता है जिब्रेलिन हार्मोन का। जो साइटोकाइनिन होता है, इसको फाइटोकाइनिन भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं पर साइटो की जगह फा लिखाई दे जाए, फाइटोकाइनिन, तो समझ जाइएगा इसी का नाम है, फाइटोकाइनिन कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य कोशा विभाजन होता है। क्या होता है इसका कार्य? कोशा विभाजन। यह पदार्थ जीर्णता को रोकता है तथा क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट होने से बचाता है। यानी जो पदार्थ जीर्णता, जो पेड़ होते हैं जल्दी बूढ़े ना हो, उनको रोकता है तथा क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट होने से बचा के रखता है साइटोकाइनिन। जो एब्सिसिक अम्ल होता है, ये पुष्पन, कोशा विभाजन, बीजों के अंकुरण को अवरुद्ध करता है। क्या करता है? ये बीजों के, ताकि जल्दी अंकुरण ना हो जाए, बीजों के अंकुरण को अवरुद्ध करता है। इसके अतिरिक्त ये और क्या करता है? कोशा विभाजन, पुष्पन को अवरुद्ध करता है। क्या करता है ये अवरुद्ध करता है, अवरुद्ध, रोकता है। और जो एथिलीन होता है, ये फल को पकाने वाला हार्मोन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फल को पकाने वाला। ये एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, पकाने वाला हार्मोन इसको कहते हैं। यह पौधे के तने के अग्रभाग में बनता है तथा विस्तृत होकर फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है। तो ये इस तरीके से कार्य करता है। एथिलीन पत्तियों, पुष्प, फलों के विलगन, पौधों से विलग होने की प्रक्रिया को तीव्र करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये 5 हार्मोन है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने हार्मोन के बारे में भी समझा, और हमने विभिन्न प्रकार के जो 5 हार्मोन थे, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हमने बातें की। ठीक है, चलिए आइए कुछ आगे भी देख लेते हैं इसी से संबंधित कुछ बात जो आज हमारी चर्चा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो हमने प्लांट रिप्रोडक्शन को पढ़ लिया। इसमें हमने देखा था किस तरीके से, हमने बाकायदा चित्र बना के हमने देखा है कि किस तरीके से महत्वपूर्ण होता है जो प्लांट होता है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, किस तरीके से होता है, हमने देख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर चुके हैं रूट्स पर, हम जड़ पे बात कर चुके हैं, जड़ के रूपांतरण हम देख चुके हैं, क्या होते हैं इसके रूपांतरण। इसमें हमने यहाँ पे जाना था शुरुआत में कि सलजम, गाजर, शकरकंद जड़ों के रूपांतरण होते हैं। गन्ना, आलू, अदरक, ये सब तने के रूपांतरण होते हैं। हम पत्तियों का रूपांतरण भी देखते हैं, जिसके रूप में हम देखते हैं कांटे के रूप में हो जाता है, जब जल उनको नहीं मिलता। इसी तरीके से हमने फ्लावर का देखा कि ये सबसे महत्वपूर्ण जनन अंग होता है किसी भी प्लांट का। ठीक है, तो ये सब हम देख चुके हैं।
तो ये हम पढ़ चुके हैं। आइए इनके आर्थिक महत्व पर बात कर लेते हैं जो पुष्पों से संबंधित, ताकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आर्थिक महत्व आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि यही हमारे आज की विषय वस्तु का एक महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा। तो आइए आर्थिक महत्व देख लेते हैं। ये हम सब देख चुके हैं। प्लांट जेनेटिक्स क्या है? आजकल हम जानते हैं जीएम फसल बनाई जा रही हैं, जिसमें क्या होता है, इनके जीन परिवर्तित करके इनको बेहतर फसल उगाई जाती हैं आजकल। जैसे कि आप देखते हैं जीएम ब्रिंजल देखते हैं, जीएम बैगन, जीएम टमाटर देखते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं हरित क्रांति में जो एक नई गेहूं की फसल आई थी, वो भी एक तरीके से जेनेटिक मॉडिफाइड फसल थी। जीएम सरसों कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ भारत में बनी थी, जिसको हालांकि कोर्ट्स के द्वारा बैन कर दिया गया। तो हमारे यहाँ ये दिल्ली के प्रोफेसर थे, उन्होंने जीएम सरसों का निर्माण किया था। तो इस तरीके से आप देखते हैं लगातार जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ फसलें हमारे यहाँ तैयार हो रही हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। डिसीज कंट्रोल के लिए बहुत सारे प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं लगातार कुछ नई तकनीकें लाई जा रही हैं। इसमें आपका नैनो यूरिया भी महत्वपूर्ण है। नैनो यूरिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पोषक तो प्रदान करेगा भी, साथ में डिसीज कंट्रोल को भी रोकने का कार्य करेगा। इसके अलावा पिंक बॉलवर्म और अन्य जो बीमारियां हैं पौधों से, जो पौधों को नुकसान पहुंचाती है, उनसे लड़ने के लिए भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। जैसे आप जानते हैं जो बॉलवर्म होता है, पिंक बॉलवर्म, ये एक जो जीवाणु है जो फसल को खराब कर देता है, कपास की फसल को। तो इस तरीके से लगातार सरकार कार्य कर रही है। CAIR जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आएगा कि जो हम फसलों से संबंधित नए प्रयोग कर रहे हैं और जो हम नए कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे सारे। तो कुछ प्लांट मेडिसिनियल भी यूज के होते हैं, जिनमें क्या होता है, जैसे कि सूरजमुखी जो होता है, सूरजमुखी का तेल जो होता है हृदय रोगों के लिए अच्छा माना जाता है, उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वसा की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है। तो सूरजमुखी क्या होता है, एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। कौन सी, ये एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह आवृत्ति बीजी पौधा होता है, जिसका क्या किया जाता है, तेल बनाने में उपयोग किया जाता है। आवृत्ति बीजी का मतलब यानी इससे तेल निकलता है। इसी तरीके से आप लौंग देखेंगे, चंदन, कपूर, पेपरमेंट देखेंगे, ये बाष्पशील सुगंधित तेल प्राप्त किए जाते हैं इन सब से। ठीक है, आंवला जो होता है ये भी औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन C पाया जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे कंचन, कृष्णा, बनारसी आदि इसकी उन्नत किस्में होती हैं। आंवला की ही एक उन्नत किस्में हैं। ठीक है, ये आप सब याद रखेंगे। तो नीम जो होता है, नीम, ये एजाडिरेक्टेन नामक रसायन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, नीम में ये रसायन याद रखिएगा, एजाडिरेक्टिन, ये रसायन पाया जाता है नीम में। तो ये क्या कार्य करता है, यही कीटनाशक का कार्य करता है और हम जानते हैं इसके बारे में। तो फिर नीम के जो विभिन्न भागों में चर्म रोग, परजीवी रोग, गर्म निरोधक, मलेरिया, चेचक, दमा आदि की दवा, सर बिच्छू आदि के विषैले प्रभाव को कम करने की दवा बनाई जाती है। जैसे कि आप जानते हैं जेट्रोफा हो गया, करंजा, नाग चंपा हो गया, नीम हो गया आदि, इनसे बायोडीजल उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान लिया जा रहा है। जो जेट्रोफा, करंजा, नाग चंपा, नीम, ये सब से इनका योगदान लिया जा रहा है, ताकि जैव ईंधन बनाया जा सके, पेट्रोल डीजल में मिक्स किया जा सके, इससे ईंधन की हमारी आपूर्ति अच्छे तरीके से होती रहे। तो ये आप सब याद रखेंगे। जो गन्ना होता है, मक्का होता है, इसको भी जैव ईंधन में से एथेनॉल प्राप्त किया जा रहा है गन्ना से। ठीक है, ये आप सब याद रखिएगा। ब्राह्मी एक महत्वपूर्ण पौधा होता है, जो किसका, मेडिसिनियल यूज के लिए होता है। इसका उपयोग ब्राह्मी में क्या होता है, जलनिम्ब भी इसको कहते हैं। और इसके क्या होता है, क्योंकि ये क्या कार्य करता है, ये जलासन्न भूमि में पाया जाता है। जल से जो भूमि आसन्न होती है उसमें पाया जाता है। मस्तिष्क पर इसका प्रभाव जाना पड़ता है, क्योंकि ये क्या करता है, बाह्य स्नायु कोषों का पोषण कर उन्हें उत्तेजित कर देती है और हम स्फूर्ति का अनुभव करने लगते हैं। इस तरीके से पुदीना हो जाएगा। जो पाचक होता है, तुलसी एक द्विबीजपत्री होता है, शाकीय औषधीय पौधा होता है। तुलसी द्विबीजपत्री एक पौधा है, ये शाकीय औषधीय पौधा है जो कपोत्सारक होता है। ठीक है, इस तरीके से आप ये याद रखेंगे। चाय, कॉफी, कोको, ये मुख्य पेय पदार्थ होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें कैफीन होता है। ये क्या करता है, जो मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण पौधे होते हैं जिनका अपना ये योगदान होता है और आर्थिक महत्व भी है इनका।
कंजर्वेशन के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। हमने हॉटस्पॉट का दर्जा दिया हुआ है। बड़े बड़े जो वन होते हैं जैसे पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी हिमालय हो गया, इनको हमने ताकि हमारे ये जो पौधे हैं, जो महत्वपूर्ण पौधे हैं, इनका संरक्षण किया जा सके। और लगातार कानून सरकार लाई है, जैसे 1986 का पर्यावरण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो इस तरीके से हम देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए लेक्चर जो पादप से संबंधित होता है। इसमें याद रखिएगा, क्रिकेट के जो बल्ले होते हैं ये बिलो की लकड़ी से बनाए जाते हैं, बिलो की लकड़ी से। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है। इसका जो वानस्पतिक नाम है सेलेक्स अल्वा है, इसका वानस्पतिक नाम। जो हॉकी स्टिक होती है, क्रिकेट स्टंप्स होते हैं, ये सहतूत की लकड़ी इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इससे ये बनाए जाते हैं। इसका सहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस अल्वा है। इस तरीके से आप देखते हैं वनों का एक अपना बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, और वाइल जी हम कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं किसी लेक्चर में। नमस्कार।